दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के प्रारंभिक चरण में एनसीईआरटी का महत्व सर्वविदित है। एनसीईआरटी की पुस्तकें सभी विषयों के संबंध में सरल, सटीक व प्रामाणिक जानकारी प्रदान करती हैं। इसी को ध्यान में रखकर एनसीईआरटी श्रृंखला प्रारंभ की गई है, जिसके अंतर्गत छठवीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक की एनसीईआरटी पुस्तकों को कवर किया जाएगा। आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे छठवीं कक्षा की इतिहास हमारे अतीत भाग 1 का अध्याय 3, जो है आरंभिक नगर। आरंभिक नगर में आप हड़प्पा की कहानी के बारे में पढ़ेंगे। इस सभ्यता का नामकरण कैसे हुआ, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या थीं, यहाँ पर लोगों के घर, नगर, रहन सहन, जनजीवन, उनके आचार व्यवहार, कला व शिल्प के संबंध में भी आप जान पाएंगे। इसके अलावा इन नगरों का अंत कैसे हुआ, इस रहस्य के संबंध में भी आप इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं छठवीं कक्षा के इतिहास हमारे अतीत भाग 1 का अध्याय 3 आरंभिक नगर। दोस्तों, जो चैप्टर है, अध्याय है, इसका प्रारंभ एक छोटी सी कहानी से है। कहानी इस प्रकार है। पुराने भवन का संरक्षण। जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडहर घर की तारीफ कर रहे थे, जिसे गली के बच्चे भूतहा घर कहा करते थे। एक ने कहा, इसकी वास्तुकला को देखो, क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडहर से लोगों का इतना लगाव क्यों हो सकता है। तो इसके बारे में आगे हम हड़प्पा की कहानी चैप्टर में पढ़ेंगे। दोस्तों, अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में स्थित है। इंजीनियरों ने सोचा कि यह ऐसा खंडहर है जहां से अच्छी ईंटें मिल सकती हैं, और यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई और इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। इसके बाद 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। दोस्तों, जब हड़प्पा पुरास्थल की खोज पुरातत्वविदों ने की, तो उनको ये पता चला कि ये जो खंडहर है उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। इस नगर की खोज सबसे पहले हुई, यानी हड़प्पा नगर की खोज सबसे पहले हुई थी। इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गए। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। याद रखिएगा, 4700 साल पहले इन शहरों का निर्माण हुआ था। दोस्तों, प्रायः पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए घर या भवन बनाए जाते हैं। और क्या आपको लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? बिल्कुल, पुरानी इमारतें ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व की हो सकती हैं, इसलिए उनको सुरक्षित रखना चाहिए। दोस्तों, अब आइए जानते हैं इन नगरों की विशेषता क्या थी। जो हड़प्पा नगर और हड़प्पा सभ्यता के नगर जो खोजे गए थे, उनकी विशेषताएं क्या थी? तो दोस्तों, ये नगर, इन नगरों में से कई को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्रायः पश्चिमी भाग छोटा होता था लेकिन ऊंचाई पर बना हुआ था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में था। तो देखिए, इन नगरों की जो पहली विशेषता थी, उसमें ये पहली विशेषता ये थी कि जो उनका पश्चिमी भाग होता था नगरों का, वो छोटा होता था लेकिन ऊंचाई पे बना होता था। पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन निचले इलाके में होता था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है और निचले हिस्से को निचला नगर कहा है। दोनों हिस्सों की 4 दीवारियां पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। उसकी ईंटें इतनी अच्छी तरह पकी थीं कि हजारों साल बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रहीं। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे कि दीवारें खूब मजबूत रहें। तो पहली विशेषता इन नगरों की आपने समझ लिया। दोस्तों, ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत में, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं।
जो नगर हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के दौरान मिले हैं वो आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत में, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। और इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन पर काले रंग के चित्र बने हुए थे और पत्थर के बाट, मुहर, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड भी। दोस्तों जो नगर होते थे वहाँ पे कुछ नगरों में नगर दुर्ग, वहाँ पे कुछ खास इमारतें बनाई गई थीं। और मिसाल के तौर पे जो एक नगर मिला था मोहनजोदड़ो में एक खास तरह का तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें पानी के रिसाव को रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां भी बनाई गई थीं और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था और उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। नगरों की विशेषता, जैसे यहाँ पर कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड भी मिले हैं जहाँ पर संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं जहाँ पर आवश्यकता के लिए अन्न और अन्य वस्तुएं भी रखी जाती थीं। तो देखिए ये जो चित्र है ये आपके सिंधु घाटी सभ्यता के जो विस्तार को दर्शाता है। ये उपमहाद्वीप के आरंभिक नगरों के बारे में ये जानकारी देता है। देखिए यहाँ पे ये जो नदियाँ हैं झेलम, चेनाब, रावी और ये जो सिंधु नदी है, तो यहाँ पे आपका हड़प्पा पुरा स्थल है और यहाँ देखिए मोहनजोदड़ो है। इसके अलावा ये कालीबंगा, राखीगढ़ी और चन्हूदड़ो, सुतकोटदा, धौलावीरा और लोथल जैसे स्थल जो हैं ये आरंभिक सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों में जाने जाते हैं। तो ये सभी जो है इसमें कुछ नगर वर्तमान में पाकिस्तान राज्य में स्थित हैं और कई अन्य जैसे राखीगढ़ी, कालीबंगा, चन्हूदड़ो, धौलावीरा, सुरकोटदा ये सभी स्थल वर्तमान भारत में पाए जाते हैं। ये चित्र देखिए, ये महान स्नानागार का चित्र है जहाँ पर ये देखिए दोनों तरफ से इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और कुएं से इसमें जल भरा जाता था और किसी विशिष्ट प्रयोजन पर विशिष्ट व्यक्तियों के शायद ये स्नान करने के लिए बनाया गया था। हड़प्पा के नगरों में ईंटों की चिनाई देखिए बहुत ही कलात्मक और ढंग से की गई है और तभी ये मकान काफ़ी लंबे समय तक बचे भी रहे। भवन, नाले और सड़कों की क्या विशेषताएं थीं? तो इन नगरों में आमतौर पर एक या दो मंजिल होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे और अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कई घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे, इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घर की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। तो इससे क्या आपको ज्ञान होता है दोस्तों? जो भवन थे, नाले थे और सड़कें थीं वहाँ पे बड़े व्यवस्थित ढंग से बनाई गई थी। जो हड़प्पा के नगर थे वहाँ पर सड़क, नाले और जो भवन थे बहुत व्यवस्थित ढंग से बनाए गए थे और नालियों के लिए जो जल निकास की व्यवस्था बहुत अच्छी थी और सड़कें जो थीं वो भी बहुत क्रम से बनाई गई थीं। इसके अलावा बड़े नालों में जब छोटी छोटी नालियाँ मिलती थीं तो नालों के ढके होने के कारण इसमें जगह जगह पर मेन होल भी बनाए गए थे जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण अत्यधिक योजनाबद्ध तरीके से एक साथ किया जाता था। यहाँ पर जो हड़प्पा सभ्यता थी दोस्तों, ये नगरीय सभ्यता थी। तो नगरीय जीवन कैसा था? हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर घर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। ये भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेज कर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें भी मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों और सोने चांदी से
बने आभूषणों जैसे कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। और इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मुहरों पर तो लिखते ही होंगे और शायद अन्य चीज़ों पर लिखते रहे होंगे जो इतने समय बाद आज बच नहीं पाई हैं। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घर या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। इसके अलावा लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे और साथ ही वे सुदूर देशों की किस्से कहानियाँ, मिट्टी से बने कई खिलौने भी लाए हैं और ऐसे खिलौने से शायद बच्चे खेलते रहे होंगे। देखिए ये जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये मोहनजोदड़ो की सड़क और उससे बना नाला है, नाला ढका हुआ है। इसके अलावा एक हड़प्पा की एक मुहर है यहाँ पे दोस्तों, ये एक कुआं बना हुआ है। हड़प्पा इस मुहर के ऊपर चिन्ह में एक खास लिपि भी है और अभी इस लिपि का जो है अध्ययन या इसको पढ़ा नहीं जा सका है और यह प्राचीनतम उदाहरण है उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का। विद्वान इसे पढ़ने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन अभी तक पढ़ने में सफलता नहीं मिल पाई है। और इसके अलावा ये देखिए पके मिट्टी के बने हुए खिलौने भी हैं, शायद बच्चे इनसे खेलते रहे होंगे ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। नगर और शिल्प क्या स्थिति थी हड़प्पा सभ्यता में, तो दोस्तों ऐसी चीज़ों के बारे में जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई हैं अध्ययन से नए शिल्प के बारे में जानकारी मिलती है। पुरातत्वविदों को वहाँ से जो चीज़ें मिली हैं उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी वस्तुओं से बनाई गई थीं। तांबे और कांसे के औजार हथियार गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ पर मिली जो सबसे आकर्षक वस्तुएं हैं उनमें मनके, बाँट और फलक हैं। ये देखिए ये बाट जो हैं बहुत सुंदर आकार में बनाए गए हैं और ये बहुत उपयुक्त तरीक़ों से ये बनाए गए हैं। इन्हें चर्ड पत्थर से बनाया गया है। शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तौलने के लिए इनका निर्माण किया गया हो। मनके हैं, ये देखिए मनकों का चित्र आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ये बहुत ही तराश कर बनाए गए हैं, इनके बीच में छेद किए गए हैं ताकि धागा डालकर इनकी माला बनाई जा सके। और दाएं पत्थर के धारदार फलक यहाँ पर देख सकते हैं आप। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मुहरें भी बनाते थे और इन आयताकार मुहरों पर सामान्यतया जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए गए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। अब देखिए दोस्तों, संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मेहरगढ़ आपने अध्ययन किया था पिछले अध्याय में कि ये ईरान जाने वाले रास्ते पर पड़ता है और ये वर्तमान में पाकिस्तान में है। यहाँ पर अनुमान लगाया जा सकता है कि 7000 साल पहले यहाँ पर कपास की खेती होती थी और मोहनजोदड़ो में कपड़े के टुकड़ों के अवशेष जो हैं वो चांदी के एक फूलदान के ढक्कन और कुछ अन्य की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पक्की मिट्टी और फ्रेयांस से बनी तकलियाँ सूत कताई का संकेत देती हैं। इस चित्र को ध्यान से देखिए दोस्तों, कितने कलाकारी और कितनी कुशलतापूर्वक इसको बनाया गया है। इसके बारे में आइए देखते हैं। अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता हो, जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना या फिर मुहरों पर पच्चीकारी करना। ये जो मूर्ति आपने देखा है, मूर्ति का चेहरा बहुत ही आकर्षक और कुशलतापूर्वक बनाया गया है। उसकी दाढ़ी बहुत अच्छी तरह से दर्शाई गई है और यह काम कोई विशेषज्ञ मूर्तिकार ही कर सकता है। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता था। हमें यह पता नहीं कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों इस काम को करते रहे हों। दोस्तों फ्रेयंस क्या होता है, जो अभी ऊपर उल्लेख हुआ था, फ्रेयंस क्या है? तो दोस्तों फ्रेयंस जो है पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फ्रेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले और हल्के समुद्री होते थे। फ्रेयंस से मनके, चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन भी बनाए जाते थे। तो दोस्तों ये उस समय जो फ्रेयंस हैं उस समय की कलाकारी और कला कुशलता का अद्भुत नमूना है।
कच्चे माल की खोज। तो कच्चा माल क्या होता है? कच्चा माल ऐसे पदार्थ होते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध होते हैं, उनसे फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पे दोस्तों, किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिसे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों की कई चीज़ें वहीं मिलती थीं, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर जैसे पदार्थों को वे दूर दूर से आयात करते थे। ये देखिए एक गाड़ी है, कैसे बहुत सुंदर सी गाड़ी है और इसका निर्माण एक खिलौने की तरह ही किया गया है। ये एक खिलौना है। खिलौना अगर बना था तो इस तरह की गाड़ियों का उपयोग भी हड़प्पा सभ्यता के लोग करते थे। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिमी एशियाई देशों जैसे ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। तो जैसे आप इस गाड़ी को देख रहे हैं, तो ये गाड़ी अंदाज आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि वहाँ के लोग इस तरह की गाड़ियों का प्रयोग करते रहे होंगे। नगरों में रहने वालों के लिए भोजन क्या था दोस्तों? तो जो भोजन था, यहाँ के लोग केवल नगरों में ही नहीं, गाँव में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने का सामान भेजते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा काल के लोग गेहूं, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों आदि उगाते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए हैं, क्योंकि वे प्राय लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। देखिए, ये जो एक खिलौना है हल के आकार का है और इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और ज़रूरत पड़ने पर उससे फसलों को सिंचाई की जाती रही होगी। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चरागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। अब आइए देखते हैं गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। तो कच्छ के इलाके में खदिर बेत के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। धौलावीरा एक प्राचीन हड़प्पा कालीन नगर है दोस्तों। यहाँ साफ पानी मिलता था और ज़मीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में विभक्त थे, वहीं धौलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। एक प्रश्न इम्पॉर्टेंट आपको आ गया। हड़प्पा सभ्यता के कई प्रमुख नगरों को 2 भागों में, उच्च और निम्न यानी दुर्ग क्षेत्र और निम्न नगर क्षेत्र में बांटा गया था, लेकिन धौलावीरा नगर जो है इसे 3 भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई है और इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार भी थे। इस नगर में एक खुला मैदान था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है, क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर ही पाए जाते थे। गुजरात की खंभात खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल ऐसे स्थान पर बसा था जहां कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था और यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था और इस भंडार गृह से कई मोहरें और मुद्रांकन या मोहरबंदी गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप भी मिली हैं। दोस्तों, लोथल का बंदरगाह और यह बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा, जहां समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थीं और संभवतः यहां पर माल चढ़ाया उतारा जाता रहा होगा। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर एक इमारत भी मिली है लोथल में, जहाँ संभवतः मनके बनाने का
काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अधबने मन के बनाने वाले उपकरण और तैयार मन के भी यहाँ से मिले हैं। मुद्रा और मुद्रांकन और मुहरबंदी क्या है दोस्तों? तो मुहर का प्रयोग सामान्यतः उभरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैले को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोतकर उन पर मुहर लगाई जाती थी। मुहर की छाप को मुहरबंदी कहते हैं। अगर ये छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित होता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। और दोस्तों देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में जो ये मुहर या सील की प्रक्रिया है, ये आज भी उसी तरह से जारी है। बस ये है कि जो सील करने के सामान है, उपकरण हैं, वो थोड़े बदल गए हैं। सभ्यता के अंत का रहस्य क्या है? तो लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया था। लेखन, मुहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पे कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे। यह सब क्यों हुआ, इसके बारे में कुछ नहीं पता है। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थीं। अन्य लोगों का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चरागाह और पास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे और कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई। लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हुआ, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की जो पुरानी बस्तियां थी, उजड़ गईं। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए और इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ और इनके बारे में हम आगे के अध्यायों में पढ़ेंगे। ये देखिए, बॉक्स में आपको एक अन्यत्र जानकारी के रूप में दी गई है मिस्र। दोस्तों, मिस्र जिसे इजिप्ट कहा जाता है और नील नदी को जो है, मिस्र को नील नदी का वरदान भी कहा जाता है। ये एक रेगिस्तानी देश है, लेकिन नील नदी के कारण यहाँ पर भरपूर खाद्यान्नों की उपज होती है। दोस्तों, मिस्र की जो एक विशेषता होती है, वहाँ पर बने हुए पिरामिड यानी त्रिभुजाकार जो निर्माण हैं, उनके कारण है। लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथीदांत लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनवाए जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता है। राजा या शासकों के मरने पर उनके शवों को इन्हीं पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था और इन शवों को ममी कहा जाता है। उनके शवों के साथ और भी चीज़ें दफनाई जाती थीं, जिसमें खाद्यान्न, पेय, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर शामिल हैं। कभी कभी शव के साथ उनके सेवक और सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि मरने के बाद इन राजाओं को इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती रही होगी? तो ऐसा हम आज नहीं सोच सकते हैं, लेकिन पहले लोगों की मान्यताएं रही होंगी कि मरने के बाद हो सकता हो दूसरे लोक में इन लोगों को, राजाओं या शासकों को, इन वस्तुओं की ज़रूरत पड़े, इसलिए उनको प्रिय लगने वाली चीज़ें या उनके आवश्यकता की चीज़ें उनके साथ दफना दी जाती थी। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।